के कारोबार चला रहा है। पार्टनरशिप में पढ़ा के चंद एक लोग हैं वो मिलके कारोबार कर रहे हैं, राइट जी। लेकिन आज आप बड़ी डिफरेंट बात पढ़ रहे हैं। आज एक ऐसा कारोबार पढ़ रहे हैं जिसके अंदर कंपनी एज अ लीगल एंटिटी खड़ी है, इसका एक लीगल वजूद है, जैसे कि एक ह्यूमन का होता है। जैसे कि एक ह्यूमन का होता है तो कंपनी का एक बाकायदा लीगल स्टेटस है। ठीक है जी। कंपनी हैज इट्स लीगल स्टेटस, कंपनी का अपना एक लीगल स्टेटस है। और कंपनी बीइंग एज अ लीगल स्टेटस काम कर रही है, कंपनी किसी से मुआहदा कर सकती है, कंपनी किसी से डील कर सकती है, हालांकि वो ह्यूमन एंटिटी नहीं है। जैसे हम कहें कि नेस्ले ने फलां जमीन खरीद ली, नेस्ले ने फलां मशीन खरीद ली, नेस्ले ने फलां बंदे को एम्प्लॉय कर लिया, हालांकि आम हालात में हम बेजान चीज का कोई नाम नहीं मानते, नाम वजूद मानते। क्या ख्याल है? जैसे हम कहें कि मल्टीमीडिया ने इंसान को अपना गुलाम बना लिया, तो ये मुहावरतन तो हो सकता है। पंखे ने इंसान को कमजोर कर दिया, या एसी ने इंसान को बुज़दिल बना दिया, जो भी है, ये मुहावरतन तो बातें चलती रहती हैं। लेकिन हकीकतन हमें ये पता होता है कि इस चीज का अपना कोई वजूद नहीं है। लेकिन यहाँ कंपनी को एक लीगल स्टेटस दे दिया गया है। ठीक है जी। बात समझ आती है कि वो कंपनी कोर्ट में भी जाएगी, मुकदमे भी लड़ेगी, वो कंपनी जमीनें भी खरीदेगी, कारोबार भी करेगी, राइट जी। अब आगे बात इस चीज की कि जो हमारा दूसरा मामला है जिसको हम कहते हैं ओनरशिप, इसको हम क्या कहते हैं? ओनरशिप। ओनर जो है वो बेचारा साइड में हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, जो मालिक है उसका कारोबार के चलाने में, उसके रोजमर्रा काम काज में कोई रोल नहीं है। उसको सिंपल एक शेयर सर्टिफिकेट है जो लेके वो अपने घर बैठेगा, मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा, राइट जी। अब पिछले कारोबार दोनों में जिस बंदे का कारोबार में स्टेक था, वो कारोबार का मेन क्या कह सकते हैं, करता धरता था, यानी वही हर चीज को मैनेज कर रहा था, राइट जी। क्या हाल है, हम ये कह सकते हैं तो पिछले दोनों सूरत हाल में जो बिजनेसेस थे उनके मालिकान ही उनको चला रहे थे, वही उनके हम फैसले लेते थे। लेकिन जब हम कॉरपोरेशन में आए हैं तो मालिक अलहदा हो गया है, सेपरेट हो गया है। किससे? कारोबार से। इसका मकसद ये है कि अगर कल को कोई लीगल मामला खड़ा हो जाए, कोई बिजनेस नुकसान कर बैठे या किसी से बड़ा कर्जा ले ले, तो मालिक पर कोई हर्फ नहीं आएगा। मालिक कहेगा मेरे पास शेयर जरूर है, लेकिन मैंने कभी इसके मामला में मुदाखलत नहीं की। एक सेपरेट एंटिटी, आपने अपने पैसे जो लेने इसी से जाके लो, मेरे से ना लो। लिहाजा यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि कोई पर्सनल, नो पर्सनल फंड टू, मतलब कोई पर्सनल फंड नहीं है कि आपका कोलैप्स होने की सूरत में आपको कोई पर्सनल फंड देने की जरूरत नहीं टू मैनेज द डेट। अगर एक कोलैप्स कर जाए तो कर जाए, जो कारोबार में पैसा लगा वो तो डूब जाएगा, लेकिन आपको किसी किस्म का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, आपको किसी किस्म का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से इसको डिक्लेयर करवा चुके हैं कि इसका स्टेटस क्या है, सेपरेट है। ठीक है जी, कॉर्पोरेशन है, अलग है, मेरे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेपरेट है ओनर से, उसकी एसेट्स अलग है, मालिक के एसेट्स अलग है, क्योंकि वो एक एंटिटी है। कैन कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदा कर सकती है। इन केस कोई प्रॉब्लम है किसी पे, सू भी कर सकती है। सू का मतलब है केस कर सकती है, लिटिगेशन में जा सकती है। ऑल ऑनर जो है उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, ओनली क्या है, लूज मनी इन्वेस्टेड। लूज मनी का मतलब ये जो फालतू पैसा था वो आपने लगाया है, बाकी पैसा आपने अपना पास ही रखा होगा। जाहिर है शेयर्स वही खरीदता है, इसके पास कोई फालतू पैसा होता है, वरना वो इसको कौन कहाँ खरीदता। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? हमारी इतनी उम्र होगी, कितने को शेयर्स खरीदते हैं हम? क्या हाल? क्यों जी? हम तो इन्हीं खर्चों से तंग आ गए, मतलब कि लैपटॉप काम नहीं करा, लैपटॉप चेंज करो,
फलां चीज रह गई, वो चेंज करो, इतने में बंदा खर्च हो जाता है। क्या हाल है बच्चों? अभी कहने को एक छोटा सा कंप्यूटर है जी, इसका नाम है योगा। देखो, ये छोटा सा कंप्यूटर है, ये 3.5 लाख, 3.5। कोई रोल नहीं है, वो अलहदा बैठा है, कारोबार अलहदा, वो एंटिटी है, मुआहदे करे, कारोबार करे, किसी पे जरूरत पड़े तो लिटिगेशन में भी जा सकता है। ये सारे काम जो है बिजनेस कर सकता है। राइट जी? चलिए, अब बच्चों बात आ गई इस चीज की कि जी अगर हम इसको यूं कर लें कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को जरा डिस्क्राइब कर लें। कहते हैं द मेन फीचर ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज दैट इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर्स। ये आपने ओनर से एक अलग एंटिटी है। ऑल ओनर ऑफ अ कंपनी हैव लिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी ओनर हैं उनकी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी है। इफ कंपनी collapse they cannot be forced to use personal fund to pay off debts। अगर कंपनी collapse करके कोई नहीं, ये नहीं कह सकता जाओ अपनी गाड़ी बेचो पैसे लाओ, जाओ अपना मकान बेचो पैसे लाओ, ऐसा नहीं कह सकते आप। they only lose the amount that they originally invested in the company। यानी जो शेयर्स खरीदे थे वही डूबे, के पैसे बाकी नहीं डूबे। क्लियर जी? अच्छा जी। अब बच्चों कहता है कि कंपनी आल्सो नोन एज कॉर्पोरेशन इज अ लीगल एंटिटी। क्या कर सकती है बच्चों? ये सेपरेट है किससे? अपने मालिकान से। ये क्या कर सकती है? इसके अपने राइट्स हैं, इसकी अपनी ड्यूटीज हैं, इसकी अपनी पावर है। ये क्या कर सकती है? इसके राइट्स हैं, ये ट्रांसफर कर सकती है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा ये कोर्ट्स में मुकदमे कर सकती है, लोगों पे लॉन्च कर सकती है बवजह जरूरत। कोलैप्स होने की सूरत में मालिकान के पर्सनल फंड पर कोई असर नहीं पड़ता, लिहाजा कंपनी आजाद और अलहदा हैसियत रखती है। राइट जी? अभी तक जो लेक्चर हमने दिया उसके अंदर हमारी एक ही चीज पे गौर किया, लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड, सेपरेट एंटिटी सेपरेट एंटिटी। ठीक है जी? आई होप आपको समझ आई हो। अब मसला ये कि टाइप्स ऑफ कॉरपोरेशन कैसी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और एक पब्लिक लिमिटेड। अच्छा, अंदाजा नाम से क्या होता है? पब्लिक में शेयर्स कितने लोगों के होंगे? नाम से क्या अंदाजा होता है? क्या हाल है? पब्लिक में कितने लोगों के शेयर होंगे? बहुत ज्यादा पब्लिक के शेयर। ठीक है, और पब्लिक के शेयर जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में बिक्रे होते हैं, वहां पब्लिक इकट्ठी हुई होती है। क्या हाल है बच्चों? तो पब्लिक के शेयर्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे, और पूरी पब्लिक उसको
खरीद सकती है, राइट जी। अच्छा, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होगी उसका क्या होगा बच्चों? है वो भी लिमिटेड, लेकिन उसमें शेयर्स होंगे उन चंद लोगों के जिन्होंने उसको चलाना है, जो उसके मालिक हैं। इसका मतलब ये है कि ये इस तरह का एक कारोबार है कि फर्ज करें हम चार दोस्त हैं और हम मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, लेकिन हमें ख्याल आता है कि यार हम कंपनी ऐसी बनाते हैं जिसमें हमें अपनी एंटिटी अलहदा रहे, वो अलहदा रहे, ताकि हमारा स्टेक डूबे ना, खतरे की सूरत। तो ये सहूलत उनके लिए दस्तयाब है। अब ये कंपनी है चार लोगों की, लेकिन इसको स्टेटस क्या दे दिया गया है? लिमिटेड कंपनी। 7 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 20 की हो सकती है, 25 की हो सकती है, 50 की हो सकती है, कोई मसला नहीं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन कीप शेयर ओनरशिप रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। शेयर इसके भी हैं, लेकिन क्या है बच्चों? एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के पास है, 2 लोग रख लें, 4 रख लें, 5 रख लें, लेकिन खूबसूरती क्या आ गई? ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बन गई, इसका वो सेपरेट स्टेटस मिल गया। ठीक है, ऐसा हो जाता है अक्सर कि प्राइवेट कंपनियां बनती हैं, पहले 6 7 8 लोग मिलकर बनाते हैं, पैसा लगाते हैं, कंपनी स्टैब्लिश करते हैं। जब कंपनी को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है और वो नाम भी मार्केट में बना चुकी होती है, तो वो तब जाके अपने आप को क्या डिक्लेयर कर लेते हैं? पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी जो है वो है जिसके शेयर्स जो हैं उसके ओनर कौन है बच्चों? अवाम। बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। जैसे नेस्ले के शेयर्स हैं, दुनिया में पता है कितने लोगों के पास होंगे? क्या हाल है बच्चों? पाकिस्तान में यूनिलीवर के शेयर्स पता है कितने लोगों के पास होंगे? तो ये कहाँ बिक रहे होते हैं बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज में बिक्री होता है, रोज बिकते हैं रोज। मतलब किसी को पैसों की जरूरत पड़ी, उसने बेच दिए, या उसे लगा अब ये नहीं को और ले लेते हैं, वो उसको बेच देता है, दूसरा कोई खरीद लेता है। तो रोजाना आप रात को सुनते हैं ना खबरों में कि आज स्टॉक इंडेक्स इतने पे गया, है ना? आजकल तो फिर स्टॉक इंडेक्स ऊपर जा रहा है मेरे ख्याल में। अच्छा, तो प्राइस जो है वो इसकी अप हो जाती है। कुछ बात समझ आती? प्राइवेट कंपनीज में क्या, प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है बच्चों? चंद ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, शेयर्स उन्हीं के पास रहेंगे, 6 7 5 लोग जितने भी हों, लेकिन स्टेटस मिल जाएगा जो एससीसीपी के पास रजिस्टर्ड करा लेंगे एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनने से इसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां लागू हो जाएंगी, बहुत सख्त किस्म की। इसका ऑडिट हर साल हुआ करेगा, लाजिम है। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल सब सबमिट होगी एससीसीपी को। ठीक है, इसकी टैक्स रिटर्न के साथ लगेगी। ठीक है जी, ये फिर इसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएंगी। फिर इसको सेपरेट एंटिटी का दर्जा दिया। फिर सेपरेट एंटिटी तो फिर चेक कराए ना कि कैपिटल कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, किसी ने निकाल तो नहीं लिया अपना पैसा। पर डायरेक्टर तो आप ही। और पब्लिक लिमिटेड भी बिल्कुल चीज तो वही है, लेकिन फर्क क्या है? 6 7 8 ओनर नहीं है, उसके ओनर कौन है? एक बड़ी तादाद। मैं इसका आइडिया आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे बनी होगी, एक गेस करते हैं। असल में बात ये है कि इंडिविजुअल बिजनेस के पास पैसा बहुत थोड़ा होता है, और शेयर होल्ड और अगर स्टॉक आप शराकत वाली कंपनी बना दें, पार्टनरशिप, उसमें पैसा बहुत बहुत थोड़ा होगा। आई मीन सोल प्रोप्राइटर से तो ज्यादा होगा, लेकिन 2 3 लोगों से कितना पैसा हो सकता है? ठीक है ना, आमतौर पे कम ही होगा, रिलेटिवली ज्यादा होगा लेकिन कम ही होगा। लेकिन अगर लाहौर के सारे घर तकरीबन 50 लाख घर हैं लोग, सारे घर के 10 10 हजार रुपये डाल दें, तो वो 3 लोगों से या 4 लोगों से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। 10,000 ईच होम फ्रॉम लाहौर। हम बोइंग से भी बड़ी कंपनी बना सकते हैं। क्या हाल है? हम चाहें तो हम पीआईए से बड़ी एयरलाइन बना दें। तो ये है पब्लिक का पैसा। अब जो लाहौर के लोग हैं, अगर हम एयरलाइन बना देते हैं, फर्ज करें इनका नाम असद है, असद एयरवेज कंपनी बनानी थी, हम बना दी असद एयरवेज, बना दी कंपनी। अब जितने मालिक हैं उनको जहाज उड़ाना आता है? उन्हें कुछ एयरलाइन का पता है? एविएशन का कुछ पता है? नहीं पता। लिहाजा वो सिर्फ सर्टिफिकेट लेंगे अपनी मालिकाना, यानी मिल्कियत का, कि 1,000 10,000 के शेयर हैं आपके इस कंपनी, वो सर्टिफिकेट हम उनको दे देंगे।
राइट जी, बात समझ आती है? सबको हम वो शेयर्स का सर्टिफिकेट दे देंगे, लेकिन चलाएंगे उसको एक्सपर्ट्स। इस तरह एक बड़ी कंपनी स्टैब्लिश हो जाएगी। वैसे हमसे होनी नहीं थी। तो बजाय इसके कि सरमाया कम रहे और प्राइवेट कंपनियां छोटे छोटे कारोबार करती रहे और बाकी सारा काम गवर्नमेंट करे, उससे अच्छा क्या है, अवाम का सरमाया बड़े पैमाने पे कंपनियों में लग जाए। और कंपनियां, अमेरिका में तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है डैम बनाती हैं, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाती हैं, और मजेदारी की बात है प्राइवेट कंपनियां सड़कें भी बना देती हैं। तो पैसे कहाँ से पूरे करती हैं? उनका टोल टैक्स वही वसूल करेगी ना। तो फर्ज करें हम एक मोटरवे नहीं बना देते हैं, तो यहाँ से सीधी तेहरान जा रही है, या यहाँ से सीधी सऊदीया जा रही है, ठीक है जी, सारी मोटरवे की जमीन खरीदेंगे हम, यहाँ पाकिस्तान में, आगे ईरान में, उसके आगे इराक में, उससे आगे सऊदीया में, सारी खरीदेंगे जगह। जब ये सारी जगह खरीदेंगे तो पैसे तो बहुत लगेंगे, लेकिन यहाँ से एक गाड़ी भी जब जाएगी, क्या हाल है, हम उससे पैसे वसूल करेंगे। क्या हाल है बच्चों? फिर हज सस्ता हो जाएगा? नहीं, महंगा पड़ेगा। क्यों? गाड़ी का पेट्रोल ही बड़ा लग जाना है। क्यों भाई? और इतनी लंबी गाड़ी चलाएगा कौन? पता है कितने घंटों में पहुंचेगी सोफिया? वैसे पता करना हो तो गूगल पे डाल दें। हाँ, गूगल पे डाल दें, पता लग जाएगा। क्या हाल है बच्चों? चले छोड़े यार इस बात। तो बात ये कि बड़े बड़े कारोबार करने के लिए क्या किया, आवाम का पैसा कंपनियों में लगवा दिया। अब ज्यादा सरमाया आ गया ना कंपनी को, अब वो बड़ा काम कर सकती हैं, एयरलाइन भी बना सकती हैं, सुई गैस कंपनी बना सकती हैं, और डैम बना सकती हैं, सड़कें बना सकती हैं, रेलवे सिस्टम बना सकती हैं। इस तरह आवाम का पैसा उनके पास आ गया। लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होना चाहिए, तो इसकी भी उसे इजाजत है कि पहले तो हम 7 मालिकान थे इसके, और यहाँ 7 डायरेक्टर थे, हमारा शेयर था इसके अंदर, ये प्राइवेट लिमिटेड थे। लेकिन अब ये अच्छी चल रही है, हमें पैसा ज्यादा चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर कहते हैं, इसकी एक खास टर्म है, इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या कहते हैं इसे? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके अंदर हम अवाम को शेयर्स ऑफर कर देते हैं, कंपनी, अवाम को कंपनी के शेयर्स ऑफर कर देते हैं, और लोग जो है उसके शेयर्स परचेज कर लेते हैं। राइट जी, क्या करते हैं, अवाम को कंपनी के शेयर्स ऑफर कर देते हैं, और लोग उसके शेयर्स परचेज कर लेते हैं, और इस तरह करके वो प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे होश में जो कंपनी कन्वर्ट हुई, उसके अंदर एक शेजान होती थी जो जूस वगैरह बनाती, एक तो वो थी। अच्छा, इसी तरह हमने देखी थी एक कैप्को थी, जो मतलब कि गवर्नमेंट ने पहले प्राइवेटाइज की, फिर जिसने खरीदी उसने उसको पब्लिक सेक्टर में डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरह करके चंद एक कंपनी को हमने देखा। इस तरह ये न्यू शेयर्स इशू कर देंगे जो लोग खरीद लेंगे। राइट जी। अच्छा बच्चों पब्लिक लिमिटेड को प्रॉफिट है जी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऑनर होंगे, उनको प्रॉफिट जाएगा कि शेयर उनका जो वो। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है आपका। इसके ऊपर बात करते हैं कि जो शेयर होल्डर है उन्हें क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो इट्स अ डिस्कसेबल इशू, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें ना मुनाफा मिलता है। इसमें क्या मिलता है? बुनियादी मॉडल ये है कि अगर हम सब ने पैसे डाल के, लाहौर के सब लोगों ने 10-10 हज़ार डाला और एक एयरलाइन बना ली। अब सब बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि जब एयरलाइन चलेगी प्रॉफिट आएगा, तो जिन लोगों ने 10-10 हज़ार डाला उन्हें क्या मिलेगा? प्रॉफिट हिस्सा मिलेगा। उसको हम कहते हैं डिविडेंड। उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। पास कंपनी का डिविडेंड काफी अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है। 5 साल अच्छी कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं घर में। अच्छा बच्चों, प्रॉफिट में शेयर्स मिलता है और इसका डबल फायदा होता है। कंपनी ग्रो कर रही है, मुनाफा क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, और शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कंपनी कम कमा रही है, मुनाफा भी कम हो जाएगा, शेयर की कीमत भी गिर जाएगी। समझ आ रही बात की? फायदा होगा तो डबल, नुकसान होगा तो डबल, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब बात है कि ये सारी बातें मैंने लिखी कहाँ से? ये सारी बातें मैंने किताब से लिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। पीपल बिकम ओनर ऑफ द कंपनी बाय परचेजिंग
शेयर्स ऑफ स्टॉक, यानी वो सर्टिफिकेट खरीदते हैं, क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, आपकी यही है कि शेयर्स खरीदते हैं, आपकी यही कि मालिक बन जाएंगे। ठीक है जी। और हाँ, रफड़ नहीं डाल सकते, जो कि छोटा शेयर होल्डर ये नहीं कह सकता मेरी रिपट निकाल के दो या मेरा नट है इसके अंदर, वो पहले निकाला। तो एक एक नट लेंगे तो जहाज खुल जाए। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? लेकिन मालिक आप है, शेयर होल्डर। मेनी स्मॉल कंपनीज आर प्राइवेट हेल्ड, मीनिंग दैट ओनर इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ये कौन सी कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसकी मलकियत चंद लोग अपने पास रख लेते हैं। दीवान लोगों ने अपनी कंपनियां रखी हुई हैं, अपने खानदान में शेयर रखते हैं, मार्केट में नहीं बेचते। इस तरह सहगल फैमिली है कराची की, वो भी कई कंपनीज बनाती है, शेयर आपस में ही बांटे हुए हैं, बाहर वो नहीं देते लोग। अच्छा, तो मोस्ट लार्ज कॉर्पोरेशन आर पब्लिकली हेल्ड, लेकिन बड़ी कंपनियां हमेशा क्या होती हैं, पब्लिकली हेल्ड होती है। जो कि फिर बात वही आ जाती है, अकेले बंदा है सोल प्रोप्राइटर, कम पैसे होंगे, पार्टनरशिप में थोड़े ज्यादा होंगे, प्राइवेट लिमिटेड में थोड़े और ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक लिमिट तो रहेगी। लेकिन जब पब्लिक डिक्लेयर कर देंगे फिर पैसों की असल बारिश होगी। अच्छा बच्चों, मीनिंग दैट शेयर्स कैन बी इजीली परचेज आर सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर फिर जब पब्लिक डिक्लेयर हो जाएगी तो चाहे तो आप उसके शेयर्स खरीदें, चाहे तो बेचें, और डेली की बुनियाद पे लोग जाते हैं, खरीदते और बेचते रहते हैं। दीज कंपनीज आर कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। इन कंपनीज को क्या कहा जाता है, स्टॉक होल्डर ऑफ अ पब्लिक हेल्ड कंपनी कैन सेल देयर शेयर्स ऑफ स्टॉक व्हेन दे नीड मनी। जब पैसे चाहिए वो बेच देते हैं। क्या हाल है, क्यों जी, आप पास बहुत सारे शेयर्स पड़े हैं, आपकी की शादी आ गई, आपने बेच दी, चलो यार पहले एक जिम्मेदारी पूरी करें। आर डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। दूसरा, बेचने की वजह क्या होती है, कि कंपनी की परफॉर्मेंस आप खुश नहीं, आप यार जब से ली नीचे ही जा रही, बेच ही देते उसको। क्या हाल है बच्चों, अच्छा जी। आर सिंपली एक्सपेक्ट दैट द स्टॉक प्राइस विल नॉट राइज इन द फ्यूचर। या आपको लगता है कि ना यार इसके शेयर की अब कीमत बढ़ेगी नहीं, तो बेहतर क्या इसको बेच दो। प्रॉपर्टी वाले भी यही करते हैं, जब प्लाट का लगता है यार जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब बढ़ेगा बड़ी देर से, तो क्या करते हैं, वो वाला प्लॉट बेच देते हैं और आगे वो ले लेते हैं जाके जिनकी वैल्यू बढ़ने वाली होती है, वो आगे जाके ले लेते हैं। इस तरह बड़े लोग अमीर हो गए, करोड़पति हो गए लोग इसी चक्कर में। अच्छा बच्चों, देयर स्टॉक कैन बी सोल्ड सम अदर इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन द डेट कंपनी। तो उनका स्टॉक जो है वो क्या होता है, देयर स्टॉक कैन बी सोल्ड टू सम अदर इन्वेस्टर्स हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। तो उनका वो वाला शेयर कोई दूसरा खरीद लेगा और वो इन्वेस्टर बन जाएगा। क्या ख्याल है बच्चों, फिर ये फिर चलता रहता है, किसी ने वो बेच दिए, किसी ने ये ले लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं स्टॉक में लगाता, है नहीं ना, इसलिए सोचता रहता हूँ कि यार होते तो लगाता। क्या हाल है बच्चों, अगर मैं लगाता ना, मैं पता क्या करता, मैं तीन हिस्से बनाता है इसके। मैं एक इंडस्ट्री में लगाता ही ना, मैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में लगाता, क्योंकि एक वक्त में एक इंडस्ट्री डाउनफॉल में जाएगी, सारी डाउनफॉल में नहीं जाएगी। तो स्टेबल पॉलिसी क्या है कि अपना पोर्टफोलियो स्कैटर कर देता हूँ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में। फिर एक इंडस्ट्री की एक कंपनी पे भी नहीं मैंने लगाना, क्या करना था, एक इंडस्ट्री की तीन चार डिफरेंट कंपनी, जैसे पावर सेक्टर में लगा दो, पैसे स्टेबल ही रहता है, पावर कभी बिजली की डिमांड पाकिस्तान में खत्म नहीं हुई बल्कि बढ़ी। और पीपीआई आईपीपी तो तुम्हें पता ही है, दिहाड़ी लगा रहे हैं, चलते भी नहीं, पैसे भी आ रहे हैं, है ना। मेरे एक दोस्त है सीएफओ कोहिनूर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के, उन्हें 3 साल बाद एक गाड़ी मिलती है और 3 साल तनख्वाह भी मिलती रहती, 3 साल बाद वो गाड़ी उनकी हो जाती, फिर एक नई गाड़ी आती, तो पैसे ही इतने वहां पे हाँ जी। अच्छा बच्चों, फिर पैसे ज्यादा थे, मुझे एक दिन कहने लगे क्या करूं, मैंने मजाक में कह दिया दूसरी शादी कर दो। तो क्या, हमने सच्ची मुच्ची करी। अच्छा बच्चों, तो ये है कि वो पैसे ही इतने बच्चों वहां पे, जिसकी इंतहा कोई नहीं, इधर से कमाओ इधर से कमाओ, दिहाड़ी लग रही है तो अच्छे पैसे आ जाते। लेकिन बहरहाल स्कैटर में रखता डिफरेंट उसके अंदर
और जो स्टेबल स्टॉक है उससे जो पैसे आते हैं वो मैं हाई रिस्क पे लगाता हूँ। यानी जो यार जो कमाई से है उससे तो जुआ खेलने दो ना। तो जो मुझे स्टेबल स्टॉक से पैसे आते हैं वो मैं हाई रिस्क पे लगाता हूँ। कमाल हो जाना। अच्छा बच्चों, जिन लोगों को ये I आर्ट, didn't understand ओ that. यार मैंने कहा ही कुछ नहीं, तो ऐसे बोलने लगे, गुस्सा नहीं। अच्छा, तो बात ये है कि मतलब कहने का ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे चंद एक जानने वाले जिनको ये काम आता है। तो एक बार मेरे मामू बता रहे, कहते मेरे बेटे ने मुझे 7,000 डॉलर दिया और मैंने उसे 34,000 डॉलर वापस कर दिया। मैं कहा वो कैसे करते यार, 6 महीने मैंने जिधर लगाया वो ग्रो कर जाता था। तो पैसा 7,000 का 6 माह में 34,000 बन गया। तो मैंने कहा ये मुझे भी सिखा दे। कहते यार ये काम कुछ भी नहीं है, बस 6 महीने तूने एक कमरे में बंद रहना, वहां तुझे बैठ के स्टॉक एनालिसिस करना है, रेगुलर स्टैटिस्टिकल चार्ट्स बनाते रहना है और वर्चुअली सपोज करना है कि मैंने इसमें इतना पैसा लगाया, इतना लगाया, इतना लगाया। ईमानदारी से तुझे उसका हिसाब करते रहना है कि फर्ज करो पैसा लगा हुआ तो मैंने क्या कहूँगा। जब तू 6 महीने साल लग जाए और तू लगाता रहे और तेरे 90% पैसे बढ़ते ही हो, तो फिर तू प्रैक्टिकली काम में आना, तो फिर तू दिहाड़ी लगा सकता है। ये चीज है। अच्छा बच्चों, चलिए आप अभी परेशान ना हो, पहले सीए करें और फिर अगर आपने ये काम करना हो स्टॉक एनालिसिस का तो आपको सीएफए करना पड़ेगा। वो होता है फाइनेंशियल एनालिस्ट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। पाकिस्तान में वैसे रहते कोई नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने किया था। वो बड़ा छोटा सा बच्चा था, आया था हमारे पास कोई 15.5 साल की उम्र, मैट्रिक करके। तो उसने सबसे पहले, अच्छा मैट्रिक के बाद एसीसी की एक फील्ड होती है, उसके अंदर पहले कैट कराते थे, सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन। उसने वो तो 8-9 महीने मुकम्मल कर लिए। उसके 9 पेपर थे, उसने क्लियर कर लिए। तब होते भी मैनुअल थे, ब्रिटिश काउंसिल लेती थी, उसने क्लियर कर लिया। कैट हो गया, कैट हो जाए तो एसीसी में एनरोलमेंट मिल जाती है। और उसके मेरा 13 पेपर है, उसमें 3 एग्जाम थे, पीछे रह गए 10। उसे तो 2.25 साल में भड़का दिए। अब कितने साल हो गई उसकी उम्र, अंदाजन कोई 15.5 को, 18 साल की उम्र में वो चार्टेड अकाउंटेंट बन गया। ठीक है जी। यानी आप जिस उम्र में भी शाम आ रहे हैं वो एसीसी करेंगे। उसके बाद जनाब उसने कहा कि यंग बच्चा करे क्या, उसने सीएफए शुरू कर दिया। उसने 2.5 साल में वो भी कर दिया। अब 20.5 साल की उम्र में बच्चा सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन गया। अच्छा, मेरे पास आया तो कुछ पहले तो मेरा स्टूडेंट था, फिर उसने कहा कि सर को ट्रेनिंग देना, को पढ़ाने का मुझे बड़ा शौक है। अब मेरे पास एक ग्रुप था, उनको 10 से एक टीचर्स का, उनको मैं ट्रेनिंग कर रहा था। वो ट्रेनिंग वैसे रही बड़ी कमाल। उसमें से 2 टीचर कनाडा में पढ़ा रहे हैं, फिर 2-3 मॉरिशस में ही रह गए, उधर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में है ही कोई नहीं, सारे यूरोप और अमेरिका में लगे हुए हैं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ मैं ही यहाँ फंसा हूँ। अच्छा बच्चों, वो सारे बच्चे बाहर चले गए। एक एक है उसमें से चाइना में होते हैं, वहां से पीएचडी की है, उधर ही रह गए एचआर में। तो इस तरह करके ना वो, अच्छा अब वो उसको तो ज़ाहिर है क्वालिफिकेशन से आती। फिर वो दुबई चला गया। दुबई गया तो फिर वहां जाकर उसकी चांदी हो गई। वहां तकरीबन 18-20 लाख रुपए निकाल लेता है महीने का आराम से, और कंसल्टेंसी लेता है उसकी, तो अच्छे पैसे कमा रहा है। काफी सारे टीचर्स को उसने बाहर भी बुला लिया थी, उसके साथ उसकी फ्लैक्स थी, बस मुझे लिफ्ट नहीं कराई उसने, बाकी सब। अच्छा बच्चों, अब बात ये है कि एक प्राइवेट, नहीं मेरे साथ ऐसा मसला है कि लोग जब तरक्की कर जाते हैं मुझे भूल जाते हैं। अच्छा बच्चों, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डेट नीड्स मोर मनी टू एक्सपैंड। अगर प्राइवेट कंपनी को पैसों की ज्यादा जरूरत पड़े तो उसको क्या कहते हैं, वो क्या कर देगी, अनाउंस कर देगी गोइंग पब्लिक। क्या कि हम भी पब्लिक कंपनी बनने जा रहे हैं। इसका मतलब आप डायरेक्टली पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। प्राइवेट कंपनी को पैसों की जरूरत पड़े वो भी कन्वर्ट हो सकती है किसमें, पब्लिक में। और उसके लिए वो ऑफर करेगी आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और अब उसके शेयर भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकते हैं, राइट जी। अच्छा, पब्लिकली हेल्ड कंपनीज कैन ऑब्टेन एडिशनल फंड बाय इशूइंग न्यू कॉमन स्टॉक। यानी पहले भी उनके शेयर मार्केट में है, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए पैसों की तो मजीद क्या कर सकते हैं बच्चों, नया स्टॉक भी मार्केट में बेच सकते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी है ना, ये कोई 1000-1200 घर बन गया, फिर 600 का लैंड ले लिया, फिर तो नए मेंबर बना लिए, सब बढ़ते जाते पड़े। इसी तरह ये भी क्या करते हैं, कमा रहे हैं, कोई और नया प्रोजेक्ट आया, पैसों की जरूरत पड़ी,
कुछ बैंक से ले लिया, कुछ नए शेयर्स भी इशू कर दिए। अच्छा बच्चों, दिस मीन्स दैट आइदर देयर एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स कैन परचेज मोर स्टॉक और इन्वेस्टर कैन बिकम स्टॉक होल्डर, यानी जो जो स्टॉक होल्डर हैं वो आज और स्टॉक ले सकते हैं और जो नए हैं वो भी आ सकते हैं। ठीक है जी। बाय इशूइंग न्यू स्टॉक कंपनीज में ऑब्टेन क्या बच्चों, वट एवर फंड्स आर नीडेड फॉर टू सपोर्ट एनी बिजनेस, तो जितने उसको फंड चाहिए उसके लिए काम कर सकते हैं। क्या हाल है बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं कर दी हमने। अच्छा जी, अब बच्चों ये स्लाइड जो है ना, ये टोटली मेरी अपनी कारस्तानी है, ये मेरी क्रिएटिविटी है। बहुत जबरदस्त स्लाइड है, मैं कहता हूँ ये समझ आ जाए लोगों को तो बाद ही समझ आ जाए, लेकिन आप कहेंगे है बड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन ये बड़ी आसान। देखिए सबसे पहली बात ये याद रखें कि जब भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनेगी, ठीक है जी, सेपरेशन हो जाएगी ओनर की और गवर्नेंस की। ओनर को क्या मिलेगा बच्चों, प्रॉफिट, और एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ओनर इधर कर दिया मैंने, तो लिख दिया ओनर क्या करेगा, वन सेट ऑफ इंडिविजुअल ओन द बिजनेस। ये बिजनेस के कौन है, ये बिजनेस के मालिक है। पुट देयर ओन मनी इनटू द बिजनेस, इन्होंने अपना पैसा बिजनेस में लगाया है, एंड ऑल एसेट्स ऑफ बिजनेस जो है वो इनके, मालिक यही है रियल सेंस में। क्या हाल है बच्चों, बात समझ आती है जी। ये मालिक है जिन्होंने वो सर्टिफिकेट खरीदा, पैसे दिए कंपनी को, तो ये मालिकान बन गए। एक्चुअली हकीकी ओनर यही है, इन्होंने पैसा लगाया है, जितने एसेट कंपनी के वो इनके। दूसरी तरफ वो है जो इस कंपनी के कंट्रोलर्स हैं, इनको आप क्या कहते हो आमतौर पे, बीओडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट जी। इनको आप क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनका क्या काम है, इट इज एन अदर सेट ऑफ इंडिविजुअल, इट इज अनदर सेट ऑफ इंडिविजुअल रन द बिजनेस। ये कारोबार को क्या करेंगे, अच्छा मालिकान शेयर लेके साइड पे हो जाएंगे, वो रोज रोजमर्रा के काम काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। और ये वाले लोग क्या करेंगे, ये कारोबार को चलाएंगे, कारोबार को रन करेंगे, राइट जी। अच्छा, मेक ऑल, सारे फैसले ये करेंगे कारोबार के। जाहिर है मैंने पहले मिसाल दी कि एयरलाइन के शेयर आपने खरीदे, आप तो फैसले में बैठ ही नहीं सकते, ना एविएशन का पता है, ना आपको एयरक्राफ्ट का पता है, ना कोई आपको पायलट के रूल आते हैं, लिहाजा आप तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो फैसले सारे कौन करेंगे, ये करेंगे। आप कह सकते हैं कि नहीं मैं जहाज हूं, मैं कहीं भी लैंड हो जाता हूँ, लेकिन वो कहेंगे नहीं ये जहाज हो रहा है, वो जहाज हो रहा है, ये सिर्फ नाम का जहाज है। अच्छा बच्चों, मैनेज ऑपरेट ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, तो ये क्या करेगा, बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करेगा। इसका मतलब वो कारोबार चलाएंगे और ये क्या बन जाएंगे, मालिक, राइट जी। अब इन दोनों के जो इख्तियारात हैं, हुकूक फराइज हैं, वो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये तो लाजमी बात है कि जो मालिक होगा उसको ही होगा, मालिक तो मैं हूं, असल हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। और जो डायरेक्टर्स होंगे उन्हें क्या फील होगा, कारोबार तो हम चला रहे हैं, इन्होंने 10-10 हजार रुपया ही दिया था ना, तो दे देंगे थोड़े थोड़े पैसे इनको भी, मांगने आ गए बेचारे। लेकिन हकीकी मुनाफा किसका हक है, हमारा हक है, क्योंकि हम सारा दिन काम करते हैं, बैठे रहते हैं। क्या हाल है, राइट। इस तरह दोनों पार्टीज के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए एक शेयर होल्डर की उनके सामने क्या हैसियत है, 1000 शेयर, 10,000 रुपए की शेयर लेनी होगी, है जी, क्या हैसियत है उनके सामने, कुछ भी नहीं। अगर कोई चला भी जाए तो उसको कहेंगे इसको बाहर बैठा के ठंडा पानी पिला। वो डायरेक्टर्स हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, पूरा पैसा उनके पास है, कंपनी का क्या फायदा। तो इंडिविजुअल शेयर्स की तो, शेयर होल्डर की तो उनके सामने हैसियत ही कोई नहीं, लिहाजा कंफ्यूजन तो पैदा होगा कि 10,000 रुपये देके ये गरीब आदमी हमारा मालिक बन रहा है, बन सकता है, नहीं बन सकता। और दूसरी तरफ वो कौन है, जिन्होंने जिंदगियां गला दी मुख्तलिफ कंपनियां चलाने में,
तो लिहाजा वो कहेंगे हमारा हक ज्यादा, लिहाजा कुछ असूल बना दिए, कुछ असूल बना दिए। उन असूलों को कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नेंस के असूल। वो असूल में मेन पर्पस ऑफ गवर्नेंस ये है कि अलाइन किया जाए इंटरेस्ट किसका, मैनेजर्स का, एग्जेक्टिव्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, किसके साथ, शेयर होल्डर। एक एंटिटी ये है और दूसरे एंटिटी ये लोग हैं। तो हमने कोई ऐसा निजाम लाना है कि इन दोनों के जो आपसी मामलात हैं उनमें हुकूक व फराइज तय हो जाए। ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्होंने लेने हैं, पॉलिसीज इन्होंने बनानी है, लेकिन कोई ऐसा निजाम बनाया जाए जिसके अंदर क्या हो, अकाउंटेबिलिटी हो। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, चेक एंड बैलेंस। वैसे उर्दू में से हम कहते हैं जवाबदेही। तो ये कॉन्सेप्ट पैदा किया जाए कि साल में एक दफा एजीएम होगी जिसमें शेयर होल्डर्स सारे आ सकते हैं, बड़ा टेंट लगा के जितने सारे आ जाए, और उस वक्त स्टेज पे खड़े होके ये डायरेक्टर्स उनके जवाब सवालों का जवाब देंगे। तो ये उनको क्या हो जाएंगे, आंसरेबल हो जाएंगे। ये उनको क्या हो जाएंगे, आंसरेबल। फिर इनको कंप्लायंस करना पड़ेगा किसके साथ, लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ। ऐसा नहीं कि मुल्क के कवानीन को ये पामाल कर रहे हो। क्या हाल, पता लगे जनाब आपकी अपनी पीआईए जो है वो इसराइल को पैसे भेज रही हो फलस्तीन के खिलाफ। पता लगे जनाब वो पाकिस्तान में सब शेयर होल्डर को एक एक पक्का सिगरेट बेच रहे हो रोज। पक्का सिगरेट तो अच्छा चले समझते तो अच्छी बात है। यानी अवाम को उल्टी तरफ लगा रहे हो। पता लगे किसी सियासी जलसे को सपोर्ट कर रहे हैं जाके, धरने में देके पका रहे हैं जाके, तो हम उन्हें कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करने देंगे, हम उन्हें कोई लॉ को वायलेट नहीं करने देंगे। क्या हाल है जी। और उन्हें कहेंगे कि जो कारोबार करते हो उसकी क्या बनाओ, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, और वो रिपोर्ट्स हमें भेजा करो, हम चेक करेंगे। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। इसलिए आपने देखा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या कहा था कि आपके एसेट्स आके कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इन एसेट्स को आके हमें क्या करो, चेक कराओ कितने पैसे किसको दिए हैं जी। आपके पैसे आपके हैं, कोई दूसरा बंदा उसको नहीं मांग सकता। ऐसा ही है ना। अच्छा, और प्राइवेसी का था, प्राइवेसी, यहाँ प्राइवेसी नहीं, यहाँ तो कहाँ छुपेगी, अखबार में छपाएंगे, पब्लिकेशंस कराएंगे उसकी। अच्छा, एथिकल डिसीजन एंड एक्शन। आपके एक्शन क्या होने चाहिए, एथिकल होने चाहिए। क्या हाल है, पता लगे कारोबार में डिक्लाइन आ रहा है, कोई कैश फ्लो की कमी है, तो आप 10 12 14 किलो हीरोइन जो है वो जनाब अफगानिस्तान से लेके स्मगल कर देंगे, बोलो जी कारोबार सही हो गया। क्या हाल है बच्चों, पता लगे ये पाउडर बेच रही है बजाय जहाज उड़ाने, वो जहाज तैयार करनी शुरू कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि हमने उनको पाबंद किया है कि मालिकान के हकूक का ख्याल रखो और दोनों के इंटरेस्ट को अलाइन किया है। लेकिन उसके प्रिंसिपल क्या बनाए हैं कि आप जवाब दोगे, किसको जवाब दोगे, शेयर, और कवानीन को ही आप एहतराम करेंगे, और जो भी फैसला करेंगे वो एथिकली ठीक होना चाहिए। अब अनएथिकल फैसले क्या होते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है तार हल्की लगा दो, सीमेंट हल्का लगा दो, तो ये क्या अनएथिकल है कि नहीं, अनएथिकल है। ठीक है जी। अगर शिपिंग कंपनी है, छोटा शिप जो है पैसिफिक ओशन में डाल दो, डूबेगा तो क्या होगा, शेयर होल्डर के डूबेगा ना। तो ये अनएथिकल बात है, गलत चीज बेचना, झूठ बोल के बेचना, ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। और जो भी कारोबारी फैसला होगा पहले क्या किया जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट किया जाएगा, रिस्क एनालिसिस होगा, इसमें खतरा कितना है, और फिर इंटरनल कंट्रोल अच्छे होने चाहिए। जो कि पैसा आपका नहीं है भाई, पैसा किसका है, शेयर होल्डर का है ना, तो इसलिए इंटरनल कंट्रोल बड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए। क्या हाल है बच्चों, को बात समझ आती है जी। अब हम कहते हैं एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें हर चीज क्या हो, कंट्रोल्ड हो, और दूसरी तरफ तुम्हारी जिम्मेदारी शेयर होल्डर की भी है और स्टेक होल्डर की, शेयर होल्डर की भी है और स्टेक होल्डर की, दोनों की जिम्मेदारी। क्या हाल है बच्चों,
शेयर होल्डर स्टेक होल्डर क्या होता है? शेयर होल्डर तो वो है ना जो मालिक है, जिसे शेयर खरीदते हैं। स्टेक होल्डर वो है कोई भी ऐसा बंदा जिसका स्टेक इन्वॉल्व होगा। जैसे मिसाल के तौर पे सप्लायर क्या है? स्टेक होल्डर है, ठीक है जी। अच्छा, कस्टमर क्या है? स्टेक होल्डर। देखिए आपने टोयोटा की गाड़ी ले ली, आप उसके स्टेक होल्डर बनते हैं। कैसे? अगर कंपनी को कुछ हो गया तो आपकी गाड़ी का फ्यूचर क्या है? खत्म हो गया ना। पुर्जे कहाँ से आएंगे? आफ्टर सेल सर्विस कौन देगा? तो स्टेक तो लग गया ना आपका। और अगर आपने गाड़ी के पैसे एडवांस में जमा कराए हो तो आपका भी तो शेयर चला गया ना कंपनी को। क्या हाल है? और अगर आप सप्लायर हैं और आपके पैसे ड्यू हैं कंपनी की तरफ, तो स्टेक है कि नहीं है? बैंक ने लोन दिया हुआ है, अभी पैसे वापस नहीं आए, स्टेक है कि नहीं है? एम्प्लॉयज ने अपना करियर दिया हुआ है, अपना प्रोविडेंट भी उसको दिया हुआ है, 29 दिन की तनख्वाह भी उनके पास होती है, 30 दिन पूरे होने पे मिलती है ना। स्टेक नहीं है ये भी तो स्टेक है। इसलिए शेयर होल्डर ठीक है, मालिक है, लेकिन बाकी लोगों का भी क्या है? कंपनी में स्टेक है, लिहाजा उन्हें सबका ख्याल रखना है। क्या हाल है? देखिए 2 मिनट के लिए सोचिए, आप टोयोटा के डायरेक्टर हैं, आप कहते हैं कंपनी में ना मटेरियल हल्का लगाते हैं, मुनाफा ज्यादा रख के शेयर होल्डर को देते हैं, शेयर होल्डर खुश हो जाएगा। तो नाराज कौन होगा? कस्टमर आइंदा आपकी गाड़ी नहीं खरीदेगा, कारोबार तो ठप हो गया ना। लिहाजा कस्टमर का भी ख्याल रखना। और अगर सप्लायर को तुम पैसे ना दिए, वो सप्लाई अच्छी नहीं देगा, फिर मटेरियल हल्का लगेगा, तब भी नुकसान होगा। और अगर एम्प्लॉयज की पेस को वक्त पे ना बढ़ाया, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, वो छोड़ जाएंगे। लिहाजा जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेंगे तो आपकी हैसियत पेरेंट की होगी। पेरेंट समझते हैं क्या होता है? पेरेंट है ना, माँ बाप की हैसियत होगी आपकी, पेरेंट की हैसियत होगी, पेरेंट्स की, माँ बाप की। आपने कस्टमर का भी ख्याल रखना है, शेयर होल्डर का भी ख्याल रखना है, सप्लायर का भी ख्याल रखना है, ठीक है जी। और हाँ, ये हर एक का, और एम्प्लॉयज का, हर एक का ख्याल रखना है, ताकि सबको वैल्यू मिलनी चाहिए, सबको फायदा मिलना चाहिए। बात समझ आ रही है? कैसी स्लाइड बनाई है? एक ही स्लाइड में सारी स्टोरी समझ आ गई कि नहीं? आप देखिए पूरी किताब में ऐसी कोई चीजें बना नहीं सके। क्या हाल? मैंने बड़ा कहा कि ये इसमें डाल देते हैं, मानी नहीं। ये किताब रिव्यू मैंने करी थी, और बस मैंने रिव्यू क्या करी, बच्चों थोड़े से पैसे मिले थे मुझे इसके। उस मेरा ख्याल है किताब पढ़ के उसको सारी को रिव्यू कर दो, 1 लाख 1.25 लाख मिलता है। टीचर को तो वैसे ही देते ही पैसे कुछ। जहाँ टीचर की बारी आती है वहां सारे कंजूस वक्त चूस हो जाते हैं। अच्छा, तो थोड़े से पैसे मिले, लेकिन उसका नुकसान ये, जुम्मा पढ़ने गए, वो पुराने कॉलेज वालों ने रोक लिया, भाई ये क्या किया तुम? तो भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे पास रिव्यू के लिए आई थी, उन्होंने कहा था इसके एरर गलतियां निकालो, मैं कोर्स सेटर नहीं हूँ। अच्छा, तीसरे मिले, अच्छा ये क्या किया तुमने? मैंने कहा यार मैंने कोर्स सेट नहीं किया, आई हैव गिवन अ बुक, आई हैव जस्ट रिव्यूड इट एंड लेट इट डन। इसी तरह अब सीएमए की किताब हुई है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की, वो मैंने सारी रिव्यू कर दी है, उसे सारे कंटेंट वगैरह A1 कर दिए, उनको 1-2 चैप्टर कम थे वो डाल के उनको कहा ये चैप्टर डालने चाहिए, वो मान गया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो किताब अब जो है ना वो फाइनल शेप अप में चली गई, ठीक है। अब पूछेंगे उन्होंने क्या, वो इनसे भी गरीब है, उन्होंने 50,000 दिया है, अभी आया नहीं, आएगा तो पता चलेगा। कहा था उन्होंने देंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? आसान है ना? क्या हाल है? सब्जेक्ट तो सिंपल है ना, डायग्राम ना मैथमेटिक्स जी। हाँ हाँ, बैठ सकता है, बैठ सकता है, मैं उसका तरीका बताऊंगा आपको। उसका तरीका अगर ये होता है कि जैसे ये भी शेयर होल्डर है, वो भी शेयर होल्डर, वो भी शेयर होल्डर, जब 3 साल बाद इलेक्शन हो, आप इलेक्शन लड़े, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है ना, आप इलेक्शन लड़े, अगर आपको वोट डाल देते हैं मेंबर तो आप बन जाएंगे। तो आप फर्ज करें ये एक ग्रुप है, वो एक ग्रुप है, 3 साल बाद इलेक्शन हुए, आपको वोट ज्यादा पड़ गए, वो विड्रॉ हो जाएंगे, आप गवर्नर, आप कंट्रोल संभाल लेंगे। और अगर उनको पड़ गए तो वो बन जाएंगे। इस तरह करके वोटिंग भी होती है, वोट डालने का हक होता है आपके पास। हाँ, फिर आप डायरेक्टर, फिर आपकी तनख्वाह लग जाएगी। लेकिन जो शेयर होल्डर है वो ऐसे किसी को डायरेक्टर नहीं रख लेते। फर्ज करें आप कहते हैं मैं शेयर होल्डर, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, वो कहे किस चीज का बनना चाहते हो? आप कहते हैं मैं एक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, वो कहे अच्छा अपनी क्वालिफिकेशन दिखाओ। आप कहेंगे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है जी, वो कहे चलिए ये तो ठीक है, एक्सपीरियंस कितना आपका?
आप कहेंगे मैंने ऑडिट भी कर रहा हूँ, वो भी 2 साल हो गए। नहीं, ऐसे नहीं, कंपनी चलानी है। क्या हाल, ये हमारा पाकिस्तानी है, अनट्रेंड बंदे को दे देते हैं। कहते हैं 6 महीने कम सीख ही जाएगा। जैसे बज़ार साहब हैं, ये सिर्फ हमारा पाकिस्तानी है। जो इंतहाई अनट्रेंड बंदों को हैंड ओवर कर दिया जाता है। जो कंपनियां होती हैं वो नहीं रिस्क लेती, वो कहती नहीं भाई, पहले तजर्बा, पहले तजर्बा। जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका में कभी कोई वजीर आजम ऐसे नहीं बनता जैसे हमारे यहाँ बन जाता है। वहां भी ये होता है, पहले स्टेट का तुम बनोगे गवर्नर, वहाँ गवर्नर से प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, स्टेट चलाओगे जैसे न्यूयॉर्क का, ठीक है। बल्कि पहले कौंसल का, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज नहीं होती, तो पहले कौंसल में जाओ, फिर कौंसल में अपना नाम बनाओ, फिर स्टेट में आओ, फिर स्टेट से नेशनल लेवल, इस तरह वो ग्रेजुअली ग्रो करते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ भी है, कंपनियों में भी ये होता है कि आप पहले मैनेजर थे, मैनेजर से आप क्या बन गए, सीनियर मैनेजर, फिर बने असिस्टेंट डायरेक्टर। अब आप असिस्टेंट डायरेक्टर तक गए, आप अब इलेक्शन पार्टिसिपेट कर लें। अब वो कहेंगे हाँ यार इसके पास इतना एक्सपोजर है, तो आप पास दो चीजें, एक तो लोगों की फेवर होनी चाहिए, दूसरा आप पास तजुर्बा होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, राइट।